यशवंत चिल्लाया, देख क्या रहे हो, निकालो इस फटीचर को बाहर। वहीं वेद ने गुस्से में मुट्ठी बांध ली थी। चाहे तेजस ने उसे आश्रम से शहर भेज दिया था और उससे कई महीनों से बात नहीं की थी, लेकिन थे तो वो उसके गुरु ही। वेद तेजस को डिफेंड करने के लिए बस आगे बढ़ा ही था कि तभी सावित्री के कमरे से व्हील चेयर की आवाज आई और सावित्री व्हील चेयर में बाहर आई। उसे देखकर गार्ड्स अपनी जगह पर खड़े हो गए। वहीं फैमिली मेंबर्स बिल्कुल शॉक थे। राघव हैरानी से हड़बड़ाया, दादी ठीक हो गई। वहीं कियारा भागकर सावित्री के पास आई, दादी आप ठीक हो गई? थैंक गॉड, हम सब इतना डर गए थे, थैंक गॉड आप ठीक हैं। सावित्री काफी कमजोर जरूर लग रही थी लेकिन होश में थी। उसकी आंखें सबको देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तब तेजस ने तुरंत आगे बढ़कर सावित्री का हाथ थामा और उन्हें कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाया। उसका बिहेवियर बिल्कुल ऐसा था जैसे वो सावित्री को बहुत करीब से जानता हो। यह नजारा देखने के बाद तो सब हक्के बक्के रह गए। वेद की तो आंखें इतनी बड़ी हो गईं कि जरा सा झटका लगे तो बाहर आ जाए। उसके दिमाग की घंटी बजने लगी। वो मन ही मन बोला, अरे ये क्या माजरा है, इस सख्त लोहे के आदमी के सीने में दिल है। लेकिन तभी आरना उठ खड़ी हुई और उंगली उठाकर दादी को पॉइंट करते हुए बोली, दादी ये आदमी है कौन और आप इसे जो मर्जी है करने दे रही हैं? आप तो हमें संस्कार का पाठ पढ़ाती थी और अब इस उम्र में आप खुद ही संस्कार भूल गई। ये सुनकर दादी की भौहें तन गई। तभी तेजस ने तीखी नजरों से आरना को देखा तो आरना की रूह कांप गई। तभी सावित्री कुछ कहने की कोशिश करते हुए इशारा करने लगी तो तेजस ने प्यार से पूछा, तुम इन्हें सच बताना चाहती हो? सावित्री ने हाँ में सिर हिलाया। तब वेद ने कंसर्न से पूछा, दादी की आवाज, ये बोल नहीं पा रही? तेजस ने जवाब में कहा, एलर्जी की वजह से धीरे धीरे सावित्री के वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो रहे हैं। ये सुनकर कियारा की आंखें नम हो गई। तब तेजस गहरी सांस लेकर बोले, सावित्री चाहती है तो फिर आज मैं सबके सामने सच बताता हूं। सावित्री और मैं बचपन के साथी हैं। ये सुनकर तो हॉल में सन्नाटा सा छा गया। वेद भी हैरानी से कभी तेजस को तो कभी सावित्री को देख रहा था। सबके रिएक्शंस को इग्नोर करते हुए तेजस ने अपनी बात जारी रखी, मैं तब गवर्नमेंट एजेंसी में था। हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे लेकिन 30 साल पहले वॉर के दौरान एक मिशन के लिए मुझे जाना पड़ा। तब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड आदर्श रायजादा यानी आपके दादाजी को सावित्री का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन मिशन के दौरान घायल होने से मैं 3 साल तक कोमा में रहा और जब लौटा तो सावित्री और आदर्श की शादी हो चुकी थी। उनके बच्चे थे, हंसता खेलता परिवार था, इसलिए मैं उनके सामने नहीं आया। ये सुनकर सावित्री की आंखें नम हो गई। उन्होंने प्यार से तेजस का हाथ दबाया और फिर कुछ इशारा करने लगी। तभी वेद ने उनकी बात समझते हुए कहा, दादी कहना चाहती हैं कि उन्होंने अपना फर्ज बखूबी निभाया है ना दादी? सावित्री ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और आगे इशारा करने लगी। तब उनके इशारे को समझकर वेद ने आगे कहा, उन्होंने दादाजी के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं की, अपने बच्चों को बड़ा किया। लेकिन क्या आखिरी वक्त में उन्हें हक नहीं है कि वो उस इंसान के साथ रहें जिनसे वो प्यार करती हैं? ये कहते कहते वेद बार बार तेजस की तरफ देख रहा था और यशवंत ने ये बात नोटिस कर ली थी। तभी कियारा ने घबराई हुई आवाज में पूछा, आखिरी वक्त, इसका क्या मतलब है? तेजस ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, सावित्री के पास सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं। दरअसल सावित्री की हेल्थ से जुड़े कुछ राज ऐसे थे जिसे तेजस इस वक्त सबके सामने नहीं लाना चाहते थे। एक ऐसा राज जो सिर्फ उनके खानदान पर ही सवाल नहीं उठाता बल्कि उनकी कई जनरेशंस पर सवाल खड़ा कर सकता था। इसलिए उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, सालों से उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि किसी भी ऐसी लापरवाही से ट्रिगर हो सकती थी। अभी मैं इन्हें अपनी दवाइयों से होश में तो ला पाया, लेकिन यह सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया और कियारा की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। कियारा ने सिसकते हुए कहा, आप सालों से बीमार थी दादी, आपने कभी बताया क्यों नहीं? हम कोई और ट्रीटमेंट ले सकते थे, हम बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाते। तभी सावित्री ने कियारा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाने का इशारा किया। वहीं वेद के मन में भी सावित्री की बीमारी को लेकर सवाल उठ रहे थे। कहीं उसी बीमारी का कनेक्शन कियारा की हेल्थ से तो नहीं? कियारा ने अपने आंसू पोंछे और सावित्री की व्हीलचेयर धकेलते हुए उनके कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर बाद कियारा अकेली सावित्री के पास बैठी थी। रूम में एक हैवी साइलेंस था। सावित्री ने धीमे से कियारा का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर उसके हाथ में एक लेटर रख दिया। कियारा ने तुरंत वो लेटर पढ़ना शुरू किया। कियारा,
आई नो तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, वेद को लेकर, इस शादी को लेकर, तेजस को लेकर, सब कुछ। लेकिन बेटा, कभी कभी लोग अपनी सबसे बड़ी सच्चाई को इसलिए छुपाते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं उनके प्यार करने वाले उन्हें छोड़कर ना चले जाए। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कियारा। कुछ जवाब सही वक्त पर मिले तो ही अच्छा है। मैं जानती हूं वेद से शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई और तुम दोनों में जरा भी प्यार नहीं है, लेकिन बेटा, कुछ रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बनते। कुछ रिश्ते खून से बनते हैं, कुछ कर्ज से बनते हैं और कुछ रिश्ते ऊपर वाला बनाता है। तुम्हारी और वेद की शादी सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं थी। इसलिए अपनी आखिरी वक्त में मैं तुमसे एक वादा चाहती हूं कियारा, एक सादा सा वादा। बस एक वादा करो कि 1 साल तक, सिर्फ 1 साल तक तुम वेद को मौका दोगी, उससे रिश्ता नहीं तोड़ोगी, चाहे जो भी सच सामने आए। लेटर पढ़ने के बाद कियारा हैरानी से पूछ बैठी, दादी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आप क्यों शादी निभाने के पीछे पड़ी हुई हैं? क्या है जो मैं नहीं जानती? आप तो प्यार की वैल्यू समझती हैं ना, तो फिर मुझे इस जबरदस्ती की शादी को निभाने के लिए मजबूर क्यों कर रही हैं? क्यों? सावित्री ने प्यार से कियारा के सर पर हाथ फेरा और उम्मीद भरी नजरों से कियारा को देखने लगी। कियारा हेल्पलेस होकर रो पड़ी और सिसकते हुए बोली, ठीक है दादी, अगर इस बात से आपको खुशी मिलती है तो मैं वादा करती हूं 1 साल तक इस शादी को निभाऊंगी, चाहे जो हो जाए। सावित्री ने राहत की सांस ली और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान उभर आई। वहीं दूसरी तरफ वेद बाहर गार्डन में इधर से उधर घूमते हुए तेजस का इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में कई सवाल उभर रहे थे जिनके जवाब जानना उसके लिए बहुत जरूरी था। तभी उसके फोन के रिंगटोन बजी। एक अननोन नंबर से मैसेज आया। क्या बात है वेदांत विक्रम कपूर, हाँ, जेल से छूट कर आया है तो बड़ा हीरो बना फिर रहा है। तू समझता है कि तू बहुत स्मार्ट है, लेकिन सच ये है कि तेरे अपने ही तेरी वीकनेस है। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी ही ये है कि तू सबको बचाना चाहता है, सावित्री को भी, कियारा को भी और अपनी आइडेंटिटी को भी। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। वेद मैसेज पढ़कर मन ही मन बोला, फिर वही मिस्टीरियस मैन, ये छिपकर हर वक्त मुझ पर नजर रखे हुए है। दुश्मनों की कमी नहीं है अपनी झोली में। वेद ने गुस्से में सामने दीवार पर पंच मारा। जिस दिन ये हाथ आया ना, इससे सारे हिसाब लूंगा। तभी अचानक फिर से वेद की फोन की घंटी बजी। वेद को लगा शायद मिस्टीरियस मैन का कॉल है, इसलिए उसने झट से कॉल रिसीव किया और गुस्से में बोला, अब क्या चाहिए तुझे? तभी कमिश्नर की सीरियस आवाज सुनाई पड़ी। वेद, मैं कमिश्नर लाला बोल रहा हूँ। वो मुझे लगा कोई और है सर। कमिश्नर ने जवाब में कहा, सुनो, मैंने तुम्हें 2 दिन का टाइम दिया था, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई है। यू नो, इस इंस्पेक्टर शर्मा ने मीडिया में जाने की धमकी दी है। देखो, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, सिर्फ कल तक। तुम्हें अपने सबूत देने पड़ेंगे, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। कल तुम सारे न्यूज चैनल के हेडलाइंस में ताजा खबर बन जाओगे, इसलिए जल्द से जल्द सबूत लाओ। वेद ने हड़बड़ा कर कहा, सर, बट इतनी जल्दी? कमिश्नर ने बीच में ही वेद की बात काटते हुए कहा, सॉरी वेद, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये कहकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वेद ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और सोचने लगा। अब वेद के पास सिर्फ कुछ घंटे थे और उसे अपनी इनोसेंस प्रूव करनी थी, क्योंकि अगर वो क्रिमिनल बनकर न्यूज में आ गया तो उसकी आइडेंटिटी रिवील होने का खतरा था। क्या वेद अपनी इनोसेंस प्रूव कर पाएगा या फिर अखबार की ताजा खबर बन जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।